कंसेप्चुअल पार्ट में एक बेसिक बात होता है कि रिजर्वेशन है क्या, क्या होता है रिजर्वेशन, ये विचार कहां से आया, क्यों आया, हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं, किसी को भी क्यों देते हैं रिजर्वेशन। इसलिए मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे किसी माइंडसेट से, जैसे आप आरक्षण के समर्थक बनकर या विरोधी बनकर इस डिस्कशन को सुनना चाह रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं होगा। उसकी शर्त है, फायदा उठाने की शर्त है कि पहले आप एक चीज को समझें, और वो चीज क्या है। हेडिंग है कि इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है, वो कैसे बनेगी, उसका तरीका एक ही है। देखिए, जब भी आप किसी विषय पर बात करें, सोचें, समझें, उस समय ये भूल के सोचें, भूल के समझें कि आप क्या हैं। कहीं मौका मिले तो एक चिंतक के बारे में पढ़िएगा, उसका नाम है जॉन रॉल्स। बहुत ही महान चिंतक हुआ है, 20वीं शताब्दी का ही चिंतक था। उसने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान का पर्दा कहते हैं उसको। उस पर अभी बात नहीं करेंगे, मैं केवल एक संकेत करना चाह रहा हूं कि सामान्य दुनिया में हमारी सारी लड़ाइयां इस वजह से है कि हमें पता है कि हम कहां फायदे में, कहां नुकसान में हैं। अगर एक सेकंड को हम भूल जाएं कि किस चीज से फायदा होगा, किस चीज से नुकसान होगा, और एकदम न्यूट्रल होकर सोचें, तो हम खुद इस बात को महसूस कर पाएंगे कि कई मामलों में हम अवैध फायदा उठा रहे हैं और कई मामलों में हमें अवैध रूप से नुकसान हो रहा है। जो बात रॉल्स ने कही, उसको और अच्छे तरीके से एक डेकार्ट नाम के आदमी ने कहा। एक शब्द चलता है, मेथड ऑफ डाउट, संदेह विधि। मैं उसको साइंटिफिक मेथड लिख रहा हूं, वैज्ञानिक चिंतन विधि। जब भी किसी विषय पर विचार करना हो, सबसे पहले अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी लाइए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम केवल तथ्यों को देखेंगे, तर्कों को देखेंगे। मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है, मेरे पापा क्या बोलते हैं, मेरा समाज क्या बोलता है, मेरा परिवार क्या मानता है, ये नहीं सोचेंगे। तथ्य क्या है, तर्क क्या है। तर्क भी ऐसे जो अकाट्य हों, जिनका विरोध हम नहीं कर पा रहे, या जिन तर्कों का जवाब हम नहीं दे पा रहे, पूरी रिसर्च करने के बाद भी उन तर्कों को बेस बना के बात करेंगे। सबसे अच्छा शब्द वैज्ञानिक चिंतन में होता है न्यूट्रलिटी, तटस्थता। तटस्थता का मतलब यह होता है कि जब मैं किसी विषय पर विचार करूंगा, बाद में जो करना है कीजिए, जब मैं किसी विषय पर विचार करूंगा, मैं अपने वैल्यूज से न्यूट्रल रहूंगा। मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा समाज क्या कहता है, मेरे नैतिक मूल्य क्या कहते हैं, या मेरे परिवार की मान्यताएं क्या हैं, मैं उन मूल्यों को उस समय के लिए स्थगित करके एकदम तटस्थ होकर विषय को समझूंगा। और इसी प्रकार इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जब मैं किसी विषय को समझूंगा तो उस समय भूल जाऊंगा कि मेरा फायदा किस चीज में है। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं इस भाव से नहीं सोचूंगा कि आरक्षण का विरोध ही करना है। मैं ये भूल कर कि मुझे आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है, कम से कम आरक्षण के विषय को समझते हुए ये ध्यान रखूंगा कि मुझे याद ना रहे कि मुझे फायदा है या नुकसान है। मैं एक बार ठीक से विषय को समझ लूं, उसके बाद तय करूं कि क्या ठीक है, क्या गलत है। इसी बात के लिए एक शब्द इम्पार्शियलिटी होता है, निष्पक्षता, यानी चिंतन करते समय पक्षपात नहीं करना है। एकदम निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, तथ्यों के आधार पर, अपने लाभ नुकसान के आधार पर नहीं, सिर्फ इस आधार पर कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तथ्य कहते हैं, क्या तर्क कहते हैं। जब हम किसी विषय को समझेंगे तो शायद एक ऐसा संवाद हमारे समाज में होगा कि दोनों पक्ष जो तलवारें निकाल के खड़े हुए हैं, शायद बातचीत का रास्ता खुले, शायद संवाद का रास्ता बने। और मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर, जातिवाद जैसे मुद्दों पर, या ऐसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दों पर, या कोई भी ऐसा मुद्दा, भाषा के मुद्दे पर, जब तक हम तटस्थ होकर संवाद करने की स्थिति में नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। इतना लंबा भाषण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप शायद इन सब बातों को सुनने के बाद इस विषय को ठीक से समझने के लिए माइंडसेट बना सके। उसके बाद भी अगर आपको तलवार निकाल के बैठना है तो तलवार निकाल के बैठिए और एक एक बात को सुनिए, समझिए। ठीक, देखिए, आरक्षण की डिबेट जो है
उसके मुख्य रूप से दो डायमेंशंस हैं। एक है कंसेप्चुअल पार्ट, यानी कि जो अवधारणात्मक हिस्सा है, जो कंसेप्ट का हिस्सा है। और आरक्षण की डिबेट करने में होता क्या है कि अधिकांश लोग उस बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं जानते जिन कंसेप्ट्स के बेस पर ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि इससे पहले कि हम स्पेसिफिक मुद्दों पर आए, पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लें, मूल धारणा समझ लें कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात याद दिलाऊं, फिर अधिकांश लोगों को मैंने सुना जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, मैंने उन अधिकांश लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि रिजर्वेशन तो समानता के विरुद्ध है। भाई अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तब तो सीधा सा मतलब है कि सब बराबर हैं। जैसे ही आपने रिजर्वेशन दिया, इसका मतलब ही है कि आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो रिजर्वेशन तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है जो कि इक्वालिटी के, समानता के, समता के विरुद्ध है। हमें समझना है कि ये सारे के सारे कंसेप्ट्स, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन एक शब्द आएगा थोड़ा सा आगे जो अमेरिका में खूब चलता है, जिसको सकारात्मक कार्रवाई हिंदी में कहते हैं, वो क्या है, अमेरिका में रिजर्वेशन कैसे होता है, यूरोप में कैसे होता है, भारत में कैसे होता है, ये सारा समझना है। ये कंसेप्चुअल पार्ट है। और जब कंसेप्चुअल पार्ट समझ में आ जाएगा रिजर्वेशन को लेकर, तब हमारे सामने स्पेसिफिक मुद्दे होंगे। जैसे भारत में, अगर हम भारत की बात करें, अप्लाइड बात करें, तो आरक्षण किसे मिलता है या मिलना चाहिए। आपको पता है भारत में कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है, कास्ट को मिलता है। कुछ मामले में आप देखेंगे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनको मिलता है। कई मामलों में जेंडर के बेस पे आप कह सकते हैं कि विमेन और जो थर्ड जेंडर है, महिलाओं को, और जो तृतीय लिंग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। किसी किसी मामले में माइनॉरिटीज को ही मिलता है। तो एक सवाल ये हो सकता है कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए और किन तथ्यों के आधार पर मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। दूसरा, एक प्रश्न मैंने हजारों व्यक्तियों के मुंह से सुना है कि भाई आप जाति के बेस पे आरक्षण क्यों देना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जाति को खत्म करना है, दूसरी तरफ जाति के बेस पे आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा। तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरा हो सकता है कि आरक्षण कब तक मिलेगा। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि संविधान में लिखा है कि आरक्षण 10 साल के लिए मिलेगा। एक बहुत बड़ा झूठ है। हमारे संविधान में लिखा है, ये बात ठीक है, लेकिन वो केवल और केवल लिखा हुआ है राजनीतिक आरक्षण के लिए। अगर हमारे संविधान का आर्टिकल 330 से 334 तक का हिस्सा पढ़ेंगे, तो अगर मैं ठीक से ध्यान कर पा रहा हूं, आरक्षण के बारे में ये प्रावधान आर्टिकल 334 में है। और वो केवल और केवल कौन से आरक्षण के लिए है, लोकसभा, विधानसभा, इनमें जो आरक्षण होता है उनके लिए है कि शुरू में था कि 10 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर समय के साथ साथ वो बढ़ता गया। नौकरियों वाले आरक्षण में टाइम लिमिट संविधान में नहीं लिखी हुई है। एजुकेशन के आरक्षण में संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई है, ये गलत फहमी है। तो आरक्षण कब तक मिलना चाहिए, इस पर संविधान क्या कहता है, समाजशास्त्री क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं। फिर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए, 50% जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कही, या उससे ज्यादा, या 69% जो तमिलनाडु में हो गई थी, या 83-84% जो कुछ राज्यों में वहां तक पहुंच चुकी आरक्षण की सीमा। कितनी सीमा हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है, क्योंकि पहले 50 की बात थी, फिर जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया यूपीएससी में ही, बाकी सरकारी नौकरियों में भी, तो ये लिमिट 60% तक चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न फिर से पूछा है हाल ही में सरकार से भी कि आपकी राय में आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्या कुछ पुराने फैसलों को, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैसले शामिल हैं, क्या उनको बदलने की जरूरत है, उन पर पुनर्विचार करने के लिए बड़ी बेंच बैठाने की जरूरत है। जैसे इंदिरा साहनी का केस आपने सुना होगा, तो इंदिरा साहनी के केस में 1993 के आसपास का फैसला था, जिसपे मोटे तौर पर 50% की बात कही गई थी। तो क्या समय आ गया है कि उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, बड़ी बेंच बैठाएं। फिर ये कि आरक्षण प्रमोशन में क्यों होता है, इसका क्या तर्क हो सकता है। अरे शुरू में एक बार दे दिया तो प्रमोशन में फिर से आरक्षण क्यों।
इसके पीछे तथ्य क्या हैं, तर्क क्या हैं, ये एक डिबेट है। फिर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो या ना हो, सेना में, एकेडमिक्स में, जुडिशरी में, स्पोर्ट्स में, हजार फैक्टर्स हैं। आरक्षण के विरोधी मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्रिकेट की टीम में भी आरक्षण होना चाहिए। जो बॉलर्स हैं उन बॉलर्स में भी एक व्यक्ति SC से हो, एक ST से हो, एक OBC से हो, ऐसा होना चाहिए। ये सब तो मजाक उड़ाने की बातें हैं। हमें समझना है कि इन सारे के सारे मुद्दों में तथ्य क्या है और जो नीति बनाई गई है वो नीति बनाने के पीछे कौन से तथ्यों को, तर्कों को आधार बनाया गया है। तो ये हुए सारे प्रश्न। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है, और कंसेप्चुअल पार्ट का मतलब है आरक्षण क्या है, क्यों है, समानता से क्या संबंध है, दुनिया के अन्य देशों में क्या व्यवस्था है, भारत में क्या व्यवस्था है। मोटे मोटे तौर पर ये बातें समझ के आज की बात को हम पूरा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में और विस्तार में आएंगे।